ओके माय डियर स्टूडेंट, बैक डेज में 1.4 का रूट 2 के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड है 1.3 का प्रमेय 1.4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल एक फैमिलियर चीज है। आज आपको एक एक चीज मैं क्लीन कर देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या रूल कहां काम करेगा, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको एकदम बिल्कुल सावधानी से बैठना, कसम कोचिंग मैया की, कि दोबारा इसको मैं नहीं बताने वाला हूं, मैराथन दौर में भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह फाइनल बता रहा हूं। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फंडा अपनाएंगे। उसका तरीका यह होगा कि हमें एज्यूम करना है कि ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। उल्टा हमें मानना होगा। दूसरा, आप कहोगे कि यार उल्टा क्यों माने, तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, सीधा वाला भी, लेकिन उल्टा क्यों माने इसका एक लाइन में आंसर ये है। जैसा कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये पेन क्यों है, ये पेन कैसे है, तो कहना है कि ठीक है मान ले कि ये पेन नहीं है, इससे तू लिख के देख। तो जब लिख के देखेगा तो पेन चलेगा। तो ऐसा कोई चीज जिससे किसी चीज पे लिखने से कोई रेखा या कोई भी मार्क बनता है, उसे हम पेन कहते हैं। तो पहले हम मान लेंगे कि ये पेन नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे कि उससे हम, बोलो ना, लिख कर देखेंगे। अगर वो चल गया तो मान लेंगे कि नहीं ये पेन ही है, नहीं चला तो नहीं मानेंगे। अपोजिट एज्यूम करना होता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। मान रखो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं लैपटॉप या मोबाइल या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो कोई ये कहे कि भाई ये साबित करो कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। तो पहले हम उल्टा एज्यूम करेंगे कि ठीक है मैंने मान लिया कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस पे हम लोग कुछ पढ़ के, लिख के या फिर वीडियो देख के कुछ चेक करते हैं। अगर इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई डिजिटली किसी चीज को वर्क हम करा पाए तो इसका मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं करा पाए तो नहीं है। आ रही है बात समझ में? एक तो ये तरीका हो सकता है किसी चीज को साबित करने का कि कोई ऐसा होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट हम स्ट्रेट वर्ड ही लेंगे कि नहीं ये चीज ऐसा होता ही है। जैसे किसी बंदे के बारे में कहा जाए कि ये बंदा या बंदी ये ब्यूटीफुल है या नहीं है, तो इसको साबित करने के लिए क्या करना होगा? बहुत आसान है। एक किसी ब्लैकिश किसी दूसरी लड़की को बगल में खड़ा कर दो, दोनों पे अंतर करवा दो, देखो कौन ज्यादा स्मार्ट है। सीधी सी बात है। सबका आप लोग थोबड़ा काला देख रहे हैं, कौन गोरा कौन काला, यार गजी वाला। ये किस वाले श्रेणी में आया? ये पहले वाले श्रेणी में ही आया। यानी हमने एज्यूम किया कि ये मान लेते हैं कि ये स्मार्ट नहीं है, ये पहले वाले श्रेणी में ही आया। तो उसके बगल में हमने एक खड़ा कराया एक नॉन स्मार्ट गर्ल को, जो स्मार्ट नहीं है। उस दोनों को एक साथ रखने पर हमें यह समझ में आ गया कि भाई ये जो बंदी है ये स्मार्ट है, क्योंकि ये स्मार्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि इसका स्किन ब्लैक है या दिस दैट जो भी नक्शा उक्शा है, ये बंदी परफेक्ट है क्योंकि ये वाइट है और ऐसी ऐसी है डॉट डॉट। ठीक है, ये तो पहले वाले श्रेणी में आ गया। दूसरा होगा स्ट्रेट वर्ड, यानी कि बिल्कुल सटीक, हमें मान लेना होगा कि हाँ सच में ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम मान लें, अगर हम इस पेन की, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि पेन से हमें मानना है कि भाई ये अपोजिट, हम इसे सीधा भी मान सकते हैं, नहीं ये पेन ही है क्योंकि इससे हम लिख पा रहे हैं। उसी तरह से रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि इसे हम PYQ के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि रूट वाली संख्या को PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये स्ट्रेट ड्राइव हो गया, डायरेक्ट। तो दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अधिक मान्यता प्राप्त है अपोजिट एज्यूम करने में, अपोजिट मान लेने में। तो पहले हम बात करेंगे अपोजिट मान के, आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले इसलिए हमने यहां पर लिखा है
कि मान लिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और जब रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी बेटा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इसका मतलब रूट 2 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू जब ये लिखेंगे तो आप जानते हो कि अगर हम किसी भी चीज को जैसे 2/3 अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू, क्योंकि यहां पर 3 है। लेकिन अगर हम 2/0 लिख दें तो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 कभी भी क्यू के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं क्यू नॉट 0, पी एवं क्यू सह अभाज्य संख्या है। अब यहां पर थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना रहिएगा, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से बता सकूं। सहअभाज्य संख्या के बारे में बात आई है। सहअभाज्य संख्या क्या है इसको एग्जैक्ट हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या ही वह पॉइंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं, जो सबसे लास्ट में आपको साबित करेगा कि नहीं ये संख्या तो सहअभाज्य संख्या नहीं है या है। बकलोल कुमार अभी ना बोल रहे हैं कि है, इसलिए यह संख्या बोलना अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी। तो इसको आपको सबसे पहले सही टारगेट ले लेना है कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। इसको पहले मैं तो घेराबंदी कर दूं, इस पॉइंट को हमें बताना है। सहअभाज्य संख्या के बारे में, ओके, उसको ऑफ ही कीजिए, ऑफ कीजिए उसको, मेरे आंख पे पड़ता है सीधा, बस बैठ। सहअभाज्य संख्या के बारे में मैंने बात की है। देखो बेटा, सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसका कुछ मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए। उस एग्जाम्पल से आप खुद बताओगे कि सहअभाज्य संख्या बोलने के तो एक वर्ड में बोल देंगे, एक लाइन में भी नहीं, लेकिन आपको खुद फाइंड करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज दैट 4 और 5 का, 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे बेटा तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, इंटू 1, फिर 1 भी लास्ट में लिख ही सकते हैं तो मुश्किल नहीं है। 5 का मानेंगे तो 5 इंटू 1। अब हमें बताओ इस दोनों नंबर में क्या कोई भी गुणनखंड आ सकता है? क्या इसका एचसीएफ निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, क्योंकि एचसीएफ के लिए क्या शर्त है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहां पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ आ ही नहीं रहा। आप कहोगे सर 1 आ रहा है, 1 तो मैंने मान लिया है ना, वो तो मान सकते ही है, 1 तो किसी ही मान सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का, अगर मान लेते आपके हिसाब से अगर बात करें सर एचसीएफ 1, अगर सपोज, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ 1 आता है तो वैसी संख्या को हम मान सकते हैं कि वह संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। नाम से देखो, सहअभाज्य। 5 क्या है, भाज्य संख्या है क्या, अभाज्य है। 4 एक भाज्य संख्या का अभाज्य है, लेकिन ये किसके साथ आ गया, अभाज्य के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है सह, यानी साथ, सह अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या के साथ। आई बात समझ में? तो इस तरह के नंबर को, दैट मीन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग कलम कॉपी निकाल के इस चीज को नोट डाउन करें। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं, सब में यही रूल अप्लाई होगा। जिसमें कोई भी, इसमें क्या कोई भी कॉमन पॉइंट कोई भी आया है? नो सर, कुछ भी नहीं है। 1 तो ऑलरेडी ऐसी भी हो सकता है। तो जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट यानी बिंदु ना हो, वहीं पे लिख लीजिए नोट में, नोट में ही एरो मार के लिख लीजिए। जिन लोगों के पास नोट नहीं वो कॉपी में लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूं, स्पेस वहां पर है, बेनिफिट होगा, नहीं तो कॉपी में बाद में रहेगा तो भूल जाओगे। जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, दूसरा जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो।
उसी तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान रखा कि 9 और 16 का अगर मान लेते हैं सपोज दैट, तो 9 का क्या हो जाएगा भाई गुणनखंड? 3 गुने 3। 16 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4। क्या इस दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है? नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। आई बात समझ में? कभी भूलोगे क्या आप? सीधा से याद रखना है, जिस गुणनखंड में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो और एचसीएफ अगर हो तो सिर्फ 1 हो, बाकी कुछ ना हो, वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि यही आपको नेक्स्ट मेन टारगेट पे काम आने वाला है। आगे बढ़ूं, देखा जाए अब यहां इस नंबर को देखा जाए, ठीक है जी। P बराबर हमने क्या किया, P को मैंने इधर ले लिया बराबर के, P बराबर यानी P को बाहर निकाल लिया ऐसे समझ, P बराबर √2 और Q एक साथ आ जाएगा, बचेगा क्या? वही बचेगा, सीधी सी बात है। अब क्या है कि इसका इतना का, कल आप लोग ये भी बात नहीं समझ पा रहे थे, ये पूरा का वर्ग नहीं किया गया है, यहां पे लिखा गया ना वर्ग करने पर इतना का वर्ग किया गया है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो यहां भी स्क्वायर चढ़ जाएगा और 2q पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, वही लिखा गया p² बराबर 2q का, यानी वर्ग करने पर। वर्ग क्यों किया गया? आप क्वेश्चन कर ई का बात हुआ सर कि कहीं पर कुछ कर दीजिए, इधर से उधर उठा कर रख दीजिए, कभी कहीं पर कुछ चढ़ा दीजिए। हर कुछ का लॉजिक है, लॉजिक से बाहर कुछ नहीं है। √2 यहां पर दिया गया है ना, अगर रूट हटता है तो स्क्वायर आता है। आप चाहोगे कि रूट भी हटाएंगे स्क्वायर भी, ऐसा नहीं होने वाला है। रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा, रूट हटाना ही पड़ेगा। रूट नहीं हटाओगे तो क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा, कैसे बनाओगे फिर आप? तो आप कहोगे वर्ग करने पर p² बराबर 2q² हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या मेन करना था कि q² बराबर 0 था, तो हम यहां निकालेंगे q को बाहर, q² बराबर p²/2 हो जाएगा। बचेगा इसमें से, अगर मैं इसको निकाल लूं बेटा तो क्या बचेगा? एक p बचेगा, और गुणक में जो चीज होता है आप जानते हैं कि वो q के रूप में आ जाता है, यानी कि हर के रूप में आ जाता है, इतना तो पता ही आप लोग को। तो p²/2। अब यहां पर हमारी q की वैल्यू आ गई, तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। देखो सहअभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था आपको कि p और q क्या है? हमारा सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब p²/2 क्या होगा? एक सहअभाज्य संख्या होगा। और सहअभाज्य संख्या जो होती है वो एक पूर्णांक की संख्या होती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं q² क्या है? पूर्णांक में है, और ये पूरा समीकरण किसमें है? सहअभाज्य संख्या में। क्योंकि q² 2 और एक सहअभाज्य संख्या होती है, इसलिए p²/2 एक पूर्णांक होगा। अरे बकलोलवा साहब, 2 पूर्णांक 1/2 इसको नहीं बोलते हैं? 5 पूर्णांक 1/2 नहीं बोलते हैं? तो पूर्णांक में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और प्लस p²/2 क्या एक सहअभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी? अब ऊपर में अभी ना माने हो तो लिख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या एक पूर्णांक होती है। इसको रट्टा मार लो, ऐसा होता है तो होता है। यस, इसलिए p²/2 एक पूर्णांक होगा। आई बात समझ में? क्योंकि p²/2 एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या एक पूर्णांक होती है, इसलिए p²/2 भी एक पूर्णांक होगा। रे तू हमारा दोस्त है, तू आसिफ का भी दोस्त है, नहीं तू आसिफ का दोस्त है, तू मेरा भी दोस्त है, इसलिए तू आसिफ का भी दोस्त है। नहीं बात समझ में आया? देख, तू मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है तू, और आसिफ मेरा दोस्त है, इसलिए तू आसिफ का भी दोस्त है। कैसा लूज दिमाग है इसका? आया बस समझ में? बस वैसा ही है वहां पे। p²/2 क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या एक पूर्णांक होती है, इसलिए p²/2 एक पूर्णांक होगा। सेम। आई बात समझ में? यस। आगे बढ़ते हैं। आई नो हम लोग जानते हैं प्रमेय 1.3 से। प्रमेय 1.3 क्या है हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए भाई साहब, इसका डिस्क्रिप्शन शायद कल आपको नहीं मिला था। प्रमेय 1.3 क्या कहता है? मान रखो मैं एक संख्या लेता हूं, पहले तो मैं बता देता हूं लैंग्वेज में कि वो क्या है। प्रमेय 1.3 ये कहता है कि अगर कोई संख्या रूट में है, वर्ग में है,
और उसके नीचे कोई संख्या यानी पी बाई क्यू के रूप में है। जैसे मान रखिए कि 15 का स्क्वायर बटे 2 या फिर बटे 5, ठीक है, ये हो गया ना भाई पी बाई क्यू के रूप में। अगर ये दोनों स्क्वायर अगर आपस में अगर कट रहे हैं, इनका गुणनखंड निकल जाएगा, तो ये जरूरी है कि इसी के बराबर अगर हम 15/5 सिर्फ लिखें तो ये भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 5 या 15, और ये तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, आपको पता है 5 15 इनसे 5 कट ही जाएगा। ये प्रमेय 1.3 कहता है। इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको भाज्य से। 6 बटे अगर हम 2 ले रहे हैं, 6 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये कटेगा। अगर इसकी जगह पर अगर हम 6/2 लिख देते, इसका भी गुणनखंड निकल जाएगा, 2 3 6 निकलेगा ना भाई। तो प्रमेय 1.3 यही कहता है। अब प्रमेय 1.3 का क्यों यूज किया गया, इस चीज को आइए समझते हैं। p²/m, यहां पे जो मैंने आपको बताया, ये क्या आपको लग नहीं रहा कि एक रूट वाली संख्या भाज्य वाली संख्या है ना भाई। इसका मतलब कि p²/2 सेम इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसके बराबर या फिर 6/2 के इसके बराबर, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बस यहां पर 1.3 का रूल को अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ भारी नहीं है, बस हमें टारगेट को लेते आगे चलते चलना है। समझ पा रहे हो। 1 सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, बंद करके आओ उसको। तो हम लिखेंगे p²/m विभाज्य होता है, p/m² विभाज्य होता है। तो p/m, यहां पे m छूट गया है, p/m भी विभाज्य होगा। जैसे 15 का स्क्वायर 5 से अगर विभाज्य है तो 15/3 भी विभाज्य होगा। जस्ट इसी प्रकार से p²/m विभाज्य होता है तो p/m भी विभाज्य होगा। यह प्रमेय 1.3 से हमें पता चलता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक एकदम पक्का समझ में आ रहा है, क्योंकि रूल मैंने आपको पहली बता दिया 1.3 को क्या कहता है। अतः p² 2 से विभाज्य होगा। अभी ना देखे यहां पर p², इसका मतलब कि p²/2 भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहां पे आप देखियो, अगर मैं डायरेक्ट कह देता ना तो ये बात पचती नहीं कि अरे 2 से p कैसे कटेगा, नहीं होता। p² का मतलब है कोई नंबर, मान या एज्यूम किया गया है, तो 2 से वो कटेगा, पक्का कटेगा। रूल से आप साबित कर चुका मैं। अतः p²/2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, यानी 15/5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो 15 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से p भी 2 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अब माना p/2, मैंने क्या कहा, अगर हम इसको भाग देंगे तो भाई मान रखो कि भाग देने का तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। आप अगर p से 2 को भाज्य कह रहे हो तो भाग दोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते हैं कि भाग देने के बाद हमारे पास आ गया k1, समझ गए। इसका मतलब हम मान सकते हैं इसको, p को हम बाहर निकाल लेंगे, 2q1 एक साथ आ जाएगा, यानी कि p बराबर 2k1। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। बन गया समीकरण 2। यहां से कितना आसानी से बन गया। आप कहोगे कि सर यहां पे p ही क्या है निकाले, k क्या है ना निकालेंगे। अरे प्रोडक्ट को ही निकालते हैं ना, बाई प्रोडक्ट को थोड़ी निकालते हैं। ये तो आपको खैर पता ही होनी चाहिए, तो 6ठा क्लास से शुरू है सब। इसलिए p को बाहर निकालें, k1 तो आपने माना, तो उसको कैसे बाहर निकालोगे, दोस्ती वाली बात है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब देखो बेटा, p की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 आपका क्या कह रहा था, क्या याद है किसी को समीकरण 1 के बारे में। समीकरण नंबर 1 क्या था। समीकरण 1 आपका ये कह रहा था कि q² बराबर p²/2। यहां पे मैंने लिख दिया ताकि आगे का सॉल्यूशन में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, q², p का सिर्फ स्क्वायर था ना, तो p²/2। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, p की वैल्यू को पुट कर देंगे। p की वैल्यू हमारी आ गई। ये बचपन से बनाते आए कि जिस x की वैल्यू नहीं, तो x का वैल्यू पहले निकाले, फिर x का वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। आपको आगे ही पढ़ना है, एक्सरसाइज 3 में पढ़ना है। तो हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे q² की जगह पर q², 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, और p² था ना,
तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2k1 है ना, 2k1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से क्या होगा कि 2k1 हो जाएगा हमारा 4k1 का स्क्वायर। 4k1 अगर हो जाएगा तो फिर आपस में फिर कटेगा भी, इतना ही फिक्स है। तो 4k1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4, उसके बाद इस 2 से ये 2 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो बचेगा क्या 2k1 का स्क्वायर, ये ना बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर एक और मजे की बात आ गई। अब यहाँ पर k1 को हम निकाल लेंगे बाहर, बचेगा क्या अरे ये तुम लोग को लग रहा हो कि सर यहाँ पे q कहाँ से आ गया, ये जो वैल्यू निकली q बराबर 2k1 का स्क्वायर निकला ना, ये तो q की वैल्यू आ रही है ना भाई, यहाँ पर q लिख सकते हैं आप। तो q बराबर 2k1 स्क्वायर, तो हमें k1 का वैल्यू निकालनी, k1 को मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या q स्क्वायर बटे 2। इस प्रकार से k1 की वैल्यू आ गई हमारी और ये समीकरण नंबर 3 मान लिया गया। आ रहा है मजा? क्लीन? चलिए नेक्स्ट, क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक होगा। कैसे होगा? जैसे वहां पर आपने माना था, किसके बारे में माना था? अरे यार अभी ना माने थे, इतना लंबा भाषण दिए हैं। हाँ पी स्क्वायर बटे 2 को माने थे, वेरी गुड, कि वो एक पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा? क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर 2 भी एक पूर्णांक होगा। अरे होगा ना? इसका मतलब क्यू स्क्वायर एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य होगा तब ना डिवाइड करोगे, इसलिए q भी विभाज्य होगा, इसलिए q भी विभाज्य होगा। अगर विभाज्य नहीं होगा तो भाग करोगे कैसे? माना q बटे 2 को अगर हमने भाग दिया तो कुछ ना कुछ तो आएगा। k1 हमने पहले माना था, अब k2 मान लेते हैं कि k2 आया। इसका मतलब q को हम बाहर निकाल, हर जगह q को निकालना है ऐसे समीकरण में, इतना याद रखना, हिंट दे रहा हूं, q को ही बाहर निकालना है। जहां पर आपको q बटे कुछ करके है, q को बाहर निकालना है। q बराबर बचेगा क्या 2k2 आ जाएगा, ये तो आपको गुणक में आ ही जाता है, इतना पता ही है। इसको अब हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। कितना आसानी से बनते जा रहा है कहां कुछ इसमें। यहां समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, क्योंकि लगभग हमारा मामला सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया आपको हम बता रहे हैं। यहां 2k2 आया, आगे ऊपर देखो कितना मैंने कहा समीकरण 2 पे आइए आप। समीकरण 2 आपका क्या कह रहा है 2k2, मतलब 2k1 यहां आ गया और वहां 2k2 आ गया। इसका मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन पॉइंट आ रहा है, और जब ये कॉमन पॉइंट आया आपका काम बन गया। क्योंकि आपको साबित क्या करना है कि यह एक, बोलना, सहभाज्य संख्या साबित करना है, अपरिमेय संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको साबित करनी है। क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट हमको लेना है, एक के अलावा, एक उसमें सिर्फ आता है सहभाज्य में, एक के अलावा लेना है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और 4 से। समीकरण 2 क्या था, बोलो जल्दी बोलो, 2k1। समीकरण 4 क्या है 2k2, तो लिखेंगे 2 इंटू k1, q इज इक्वल टू 2 इंटू k2। यहां पर देखिए बेटा आ गया आपके मतलब का चीज, कॉमन आ गया। और सहभाज्य संख्या सिर्फ 1 को कॉमन करता है, इसके अलावा किसी और को नहीं करता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 2p एवं q दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। यहां देखा जाए q के बारे में तो q आपका क्या है, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां आप कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो इधर, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF बराबर 2 आएगा, जबकि हमने माना था, एकदम ध्यान से देखिएगा, जबकि हमने माना था कि P एवं Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या कभी भी एक के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट देता नहीं है। और यहाँ कॉमन पॉइंट हमारा 2 आ गया, इसका मतलब हम लोग ने गलत माना था, समझे ना। इसी को आप ऐसे एक्सप्रेस कीजिएगा, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि 2p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि p और q सहअभाज्य संख्या, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आया दम में दम। अब एक बार फटाक से समराइज कर देते हैं कि हमने बताया क्या क्या आपको। यहीं पे आपको छोटा सा हम बता देते हैं। हमने आपको ये बताया सबसे पहले कि आप मान लो कि √2 एक क्या है,
√2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मानोगे जैसे p/q के रूप में लिख लोगे। p/q के रूप में लिखने के बाद आपको q की जो वैल्यू आ जाती है वो p²/2 आ जाता है। आ जाता था ना भाई। जब ये आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 1.3 को प्रूव करेगा कि अगर ये इससे विभाज्य होगा। जब वो उससे अगर विभाज्य होगा तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक फिर समीकरण निकल जाता था, क्योंकि विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा तो हमने k1 माना था। इसका मतलब दूसरा समीकरण हमारा निकल गया था p=2k1 का। ठीक है, 2k1 का जब निकला था तो हम इसको फिर आगे जब सॉल्व किए तो फिर स्क्वायर हो गया था। जब स्क्वायर हुआ था k1 की वहाँ से वैल्यू निकली थी q²/2। q²/2 जब निकला था यानी कि q²/2, तो इसको समीकरण हमने कितना मान लिया था? 3 मान लिया था। उसी तरह से फिर समीकरण आप नेक्स्ट आगे बनाए थे समीकरण 4 के बारे में, वो आया था आपको q²=2k2। वो कैसे आ गया था? क्योंकि q²/2 क्या आपने लिखा कि ये सौभाज्य संख्या है। और 2 के समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में क्या आया था? 2k1। और समीकरण 4 में क्या आ गया था? 2k2। इसका मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया 2, इसलिए यह हमारा एक सअभाज्य संख्या नहीं है। और जो सअभाज्य संख्या नहीं होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। समझ गए? इतनी सी बात है। अभी आपको देखिए माइंड में एकदम छोटा सा समराइज हो गया, अब थोड़ा सा सुकून आ गया होगा कि नहीं बहुत बड़का नहीं है, बस बनाने में लगता है क्योंकि प्रैक्टिस अभी नहीं है आपको। इतना सा जो बताया इसको माइंड में रखिएगा, पक्का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि आपके माइंड देखिए कोई भी, आप यहाँ से आपको मुजफ्फरपुर जाना है, आप क्यों पहुँच जाते हैं? क्यों पटना पहुँच जाते हैं? क्योंकि आपके माइंड में मैप पहले से तैयार है कि ऐसे ऐसे हम जाएंगे। जहाँ उस जगह पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसे नहीं, हमको ऐसे यहाँ से ऐसे मुड़ना है, तब तो पहुँच जाते हैं। तो आपके माइंड में पहले से अगर मैप तैयार रहा ना कि ऐसे ऐसे हमको बनाना है, तो कभी स्टूडेंट ऐसा हो नहीं सकता है कि उसको नहीं बना पाए। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले मैप तैयार करें हर प्रश्न का, सॉल्यूशन का, कि वो कैसे कैसे बनता है, वो पक्का बन जाएगा। असंभव है कि नहीं बन पाएगा। अरे कभी ऐसा हुआ है कि घर से चलो तो कोचिंग नहीं पहुँच पाए हैं? इसलिए पहुंचते कि माइंड में मैप बना हुआ है कि कहां से कहां में मुड़ना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि पहला समीकरण हमारा इतना आएगा ऐसे ऐसे, उसके हिसाब से इतना इतना आने वाला है, तो पक्का दूसरा समीकरण भी आ जाएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, सॉल्व हो गया, खलास, बचा क्या? अब माना कि फिर भी किसी स्टूडेंट को इतना में भी दिक्कत हो कि पता नहीं यार बड़ी टफ लग रहा है, तो उसके लिए एक जो मैंने शुरू में बताया था कि एक एज्यूम सीधा सीधा एक स्टेट हमें ड्राइव भी कवर कर सकते हैं। यानी सेकेंड मेथड ये होगा आपका कि आप मान सकते हो कि √2 एक हमारा अपरिमेय संख्या ही है। मान लो कि ठीक है, क्वेश्चन ही पूछ रहा था, क्योंकि √2 को कभी भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यही ना होगा भाई। √2 नॉट इज इक्वल टू p/q। और जब p/q के रूप में लिखबे नहीं करेंगे तो p/q के रूप में उसको लिखते हैं जो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखेंगे मतलब कि परिमेय नहीं होगा, तो अपरिमेय ही होगा, सीधी सी बात है। अगर मान लिया जाए कि √2 बराबर p/q, अगर मान ले, चल बहुत ज्यादा जिद है अगर, तो √2 एक p/q है, तो देख लो जरा आगे क्या होने वाला है। तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। यह क्या हो जाएगा? अभाज्य, यह सअभाज्य संख्या हो जाएगी। जबकि अपरिमेय संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होती है, जैसा कि अभी अभी आपने इस चीज को देखा। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? समझ गए? ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आप दोनों तरीके से बनाएं। पक्का एग्जामिनर इतना ज्यादा आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा कि वो मार्क्स आपको फेंक के देगा। फेंकने का मतलब ये है कि 1 नंबर भी कटेगा नहीं, फुल मार्क्स अचीव करोगे। दोनों तरीके से बना दो, उम्मीद करते हैं कि बना पाओगे। अभी अभी आप हमें 2 क्वेश्चन बना के दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो आप बना के हमें दिखाइए पहले √5 के बारे में एक बना के दिखाओ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित कीजिए, दर्शाएं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 954660